हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशंस ऑफ टर्म 1 सेशन 2021 एंड 2022 क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट कोड 086 टाइम 90 मिनट्स। तो आज हम क्लास 10 के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि आप प्लीज़ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, तो आइए जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका टाइम तो जो है 90 मिनट्स का होगा। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होंगे, टोटल 3 सेक्शन होंगे। ओके, उसके बाद सेक्शन ए में जो है 24 क्वेश्चंस है। आउट ऑफ दिस आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। देन सेक्शन बी में सेम 24 क्वेश्चंस है, आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस है, आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें सारा का सारा कंप्लीट पेपर करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेक्शन ए है, हमें 20 क्वेश्चंस करने हैं, पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रीमा टुक 5 मिलीलीटर ऑफ lead nitride solution in a beaker and added approximately 4 millimeter of potassium iodide solution in it. What should she observe? यानी कि रीमा जो थी उसने पीबी में पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, यानी KOI समथिंग कोई रिएक्शन होती है, ऐसा कुछ उसने मिला दिया। तो जो हमारा जो सोल्यूशन था वो किस में तब्दील हो जाएगा? हमारा जो सोल्यूशन है वो किस में तब्दील होगा? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि जब लेड नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो सोल्यूशन जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। हेंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, येलो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द गैस इन द बबल फॉर्म। यहाँ पे गैस दे रखी है हमें, यहाँ पे मतलब एक गैस इस एक्सपेरिमेंट में रिलीज हो रही है। हमें उसके बारे में बताना है कि कौन सी गैस इसमें से रिलीज हो रही है। तो डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये बताना है कि कौन सी गैस इसमें से रिलीज हो रही है। सो बेसिकली इसमें से सिंपल सी बात है, ये डायग्राम हमारी बुक में बन रहा है और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन का टेस्ट ये हमने पढ़ा है कि जब हम हम जब जिंक में H2SO4 प्लस करते हैं तो क्या बनता है? बनता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन जो है हमारी वो रिलीज होती है। ये हमने पढ़ा है, राइट? तो उस हिसाब से ये रिएक्शन एकदम सही है। हाइड्रोजन का टेस्ट इसमें बताया गया है। ये जो डायग्राम है ये हमें टेस्ट शो कर रहा है, किसका? हाइड्रोजन का। तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ओके, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विच आर द फॉलोइंग 2 कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, कि इनमें से जो 2 कॉम्बिनेशंस हमें शो हो रहे हैं वो कौन से सही है। देखिए, मेटल, एक मेटल है, अब वो कौन सा मेटल है वो अभी हमें पता नहीं है। डाइल्यूट HCl जब उस मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो एक तो मेटल सॉल्ट बनता है और एक गैस रिलीज होती है। तो हमने ये तो पढ़ा ही है कि कोई भी मेटल में जब डाइल्यूट एसिड HCl मिलता है तो मेटल सॉल्ट और गैस तो बनती ही बनती है, लेकिन 2 मेटल्स में बनती है। अब हमें इसका सोल्यूशन निकालते हैं। चलो ध्यान से देखना ऑप्शंस को। पहला है कॉपर एंड गैस इवॉल्व। तो भाई ये तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉपर में गैस इवॉल्व तो होती ही नहीं है। आयरन और गैस इवॉल्वेशन, यस, आयरन में हो सकती है। मैग्नीशियम मेटल है लेकिन गैस इवॉल्व नहीं होगी। गैस तो इवॉल्व होनी है किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि मेटल सॉल्ट के साथ गैस लिखा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद
जिंक में होती है, अभी हमने पढ़ा था Zn प्लस H2SO4 रेज टू ZnSO4 प्लस H2, तो ये भी ऑप्शन सही है। अब हमें देख लेना है कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो किधर लिखा है। तो हमने देखा कि हमारा जो सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जो दे रखी है वो कौन सी है, तो चलिए पता लगा लेते हैं कौन सी है। यहाँ पे लिखा है Fe प्लस 4H2O रेज टू Fe3O4H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन भी 4 है, यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन 4 है, तो ये तो बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, और आयरन जो हमारा 3 है और यहाँ पे है नहीं, तो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कि हाँ यहाँ पे भी 3 फेरस है, यहाँ पे भी 3 फेरस है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 O2 है, यहाँ पे 4 2 यहाँ पे 4 लगे, तो ये पूरी इक्वेशन में 4 4 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हमारा क्या, ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। कैसी है ये इक्वेशन हमारी जो है वो एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो सवाल समझ में नहीं आ रहा आप उससे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ग्राफ बिलो। यहाँ पे जो नीचे ग्राफ दे रखा है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताता है, जिसमें एसिड प्लस बेस मिलता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इस सोल्यूशन का जो पीएच है जब वो चेंज हो जाएगा तो उसमें एक्सिस एसिड जब उसमें ज़्यादा मात्रा में ऐड कर देंगे एल्केलाई में, तो पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैसा हो जाएगा। विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ अ ग्राफ वेयर बोथ एन एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। यानी इसमें जो ग्राफ में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर एसिड भी और सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा। तो हम देख लेते हैं भाई, हमारा ए लेटर 14 से शुरू हो रहा है, फिर नीचे आते 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 सी के पास 7 थोड़े न्यूट्रल हो जाएगा, देन डी एक्सिस एसिड बोला है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो ये जो 14 है ये बेस का है, ठीक है, और ये जो 7 है ये तो हमारा ऑलरेडी हमें पता है न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है, और जो ये 0 है, 0 से यहां तक का फासला जो है वो हमारा एसिडिक है। ठीक है, अब ये जो डी है, अब यहाँ पे बोला एक्सिस एसिड ऑफ एल्केली, यानी कि देखते ही समझ जाओ कि एक्सिस एसिड तो यहाँ है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो डी है यहाँ पर एक्सिस एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हमें बताने कि इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, इनमें से ऑप्शन हमें बताने हैं। तो भाई हमने तो पढ़ तो रखा ही है सब कुछ, तो आइए जरा फटाफट से पहचान लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि फेरस ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा फेरस ही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। डी ऑप्शन है फेरस ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूसिंग फेरस सल्फेट है। सी ऑप्शन है कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, फेरस रिड्यूसिंग है, और डी कह रहा है कि कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइज है और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या है? फेरस है। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें रिएक्शन में दिख ही रहा है, रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है और फेरस ही रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी फेरस है ना, यहाँ पे भी फेरस है, यहाँ पे भी फेरस है, और ये ऑक्सीडाइजिंग और ये रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। केमिकल रिएक्शन कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट।
भाई हमने पढ़ रखा है कि एक एक एलिमेंट मिलकर जब एक कंबाइंड रिएक्शन फॉर्म करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अलग अलग है। Cu प्लस O2 क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं और ये दोनों मिलकर एक कंबाइंड रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका ऑब्वियसली आंसर सी होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड इन द बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो कि पेरेंट एसिड है और कैल्शियम कार्बोनेट का बेस है? तो आइए जरा फटाफट छान लेते हैं इनमें से। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, ऑप्शन बी H2CO3 एंड COH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी H3PO3 CSO4, ऑप्शन डी H2SO4 CSO4। भाई सिंपल सी बात है, पेरेंट एसिड यानी हाईली रिएक्टिव एसिड, और हमें पता है कि हाईली रिएक्टिव एसिड तो एक ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई इनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव हमारा एसिड है वो है ये, और पेरेंट बेस तो फिर हमारा ऑलरेडी यही हो जाएगा। जब हमें पता है कि ये इसका आंसर है तो ऑलरेडी तो ये तो होना ही है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड बाय डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड। जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर रहे होंगे तो उसमें से जब हीट जनरेट होगी तो आप उसको कैसे अपने आप से प्रोटेक्ट करेंगे? बाय एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस, बाय एडिंग बेस टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीरिंग। भाई सिंपल सी बात है कि हम उसमें धीरे 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 उस पानी में एसिड डालेंगे ताकि ज़्यादा हीट इवॉल्व ना हो और हमें नुकसान ना पहुंचे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? हमने पढ़ा है जितनी भी केमिकल इक्वेशंस है ताकि उनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट इस डायग्राम को केयरफुली स्टडी करना है और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के नंबर्स दे रखे हैं इनमें से ऐसे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है और करेक्ट फंक्शन बता रहा है। भाई देख लो, ट्रैकिया सपोर्ट करता है बोनी रिंग्स को कंडक्टिंग स्पायरल रेज। नहीं यार, हमने तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पढ़ा है, तो ये तो नहीं होगा। रिब्स, जब हम ब्रीथ करते हैं तो रिब्स हमारी हिलती हैं। अरे रिब्स तो हिलती ही नहीं है, डायफ्राम हिलता है, ये भी गलत है। एल्वेलाई, थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर गैसेज ऑफ एक्सचेंज है, हाँ ये तो सही है। नेक्स्ट, डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचता है। नहीं यार, डायफ्राम तो नीचे की तरफ खींचता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्वेलाई थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द ऑप्शन करेक्ट एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड लोकेशन ABC। इन तीनों में से जहाँ जहाँ जो एंजाइम सेक्रेट होता है वो कौन सा ऑप्शन है? चलिए फटाफट से जान लेते हैं। इसका आंसर है, पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यहाँ से जो देखो पहले ऑप्शन से ही आप समझ जाओ कि फर्स्ट एरो जो है वो माउथ की तरफ है, यानी कि सिलेवरी एमिलेज, और पहला ऑप्शन देख के आप टिक कर दीजिए, बस यही है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड ऑन, कि स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजनिंग डिपेंड होती है, वो सिंपल सी बात है वाटर का प्रेशर। हमने पढ़ रखा है जैसे ही वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो गार्ड सेल खुल जाते हैं और कम हो जाता है तो गार्ड सेल बंद हो जाते हैं। ठीक है, फिगर को स्टडी करना है और करेक्ट फंक्शन इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। वही देख लेते हैं। वीना कीवा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, वीना कीवा जो है ब्लड को बॉडी से पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर रहा है राइट ऑरिकल में। पल्मोनरी वीन इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से ले जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग टू हार्ट से ले जा रहा है। ओआर्टा ब्लड को हार्ट टू बॉडी पार्ट ले जा रहा है। भाई जल्दी बताओ कौन सा आंसर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वेना कैवा जो होता है वो ब्लड को बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में लेके जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो हार्ट के बारे में बातें जो सही हैं जो एरो इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अच्छा आगे चलो। ब्लड जो है वो लंग से ऑक्सीजनेशन ट्रांसफर होता है और वेरियस ऑर्गन में पंप होता है।
ये तो सही है। ब्लड ट्रांसफर टू राइट ऑरिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, अच्छा। ब्लड इज रिसीव फ्रॉम लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन एंड इज रिसीव फॉर वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, अच्छा। भाई हमें पता है सारे गलत हैं, एक ही सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग से ट्रांसफर्ड होता है और वेरियस ऑर्गन में पंप होता है। मेन बात तो यही थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये एरो जो ये डिनोट कर रहा है ना, ये जो एरो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ये ऐसे एरो बन रहे हैं ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से हार्ट जो है, यहाँ से जो ब्लड है हमारा पंप होके ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और कौन सा इनमें से सही है? मैचअप सही है। चलो फटाफट कर लेते हैं मैचअप, तो चलिए मैचअप कर लेते हैं फटाफट। तो इसका है, फर्स्ट है द लेंथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन फूड द ऑर्गेनिज्म ईट, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिएप्स एंजाइम एक्शन, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। यानी इसे हमें करेक्ट ऑर्डर में मैच करना है। तो भाई देख लो, यहाँ पे फर्स्ट के बी वाले दो ऑप्शन बहुत दिख रहे हैं, जाहिर सी बात है यही होगा ऑप्शन। मैं बता देती हूँ आपको कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का है बी, देन सेकंड का है सी, सॉरी सेकंड का है सी, देन थर्ड का है डी, देन फोर्थ का है ए। तो ये ऐसे ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा मिरर है जो कि डेंटिस्ट यूज करते हैं? ऑब्वियसली हमें पता है कि कॉनकेव मिरर है, देखते ही लगा दो निशाना, कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट है डायग्राम जो ये शो कर रहा है, इनमें से ऐसे कौन सा डायग्राम है जो ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन जो है स्क्रीन पर बन रही है? भाई फर्स्ट वाला भी गलत है, ये भी गलत है, सॉरी ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ऐसी तो इमेज हमने देखी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, और सी तो सही लग रहा है और डी भी गलत है, बचा सी। सी इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट में पूछ रहे कि ऐसा कौन सा मिरर है और लेंस है जो कि पहला बीम ऑफ लाइट फॉर्म करता है एक पॉइंट पे, जब लाइट जो है पॉइंट टू सोर्स से इंसिडेंट होती है। तो इसका आंसर है, ऐसा लेंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर है, ये जो दे रखे हैं इसके आंसर, इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट ऑर्डर में लगे हुए हैं। भाई देखते ही पहचान लो, सबसे पहले लाइट ऑफ स्पीड इन है, फिर लाइट ऑफ लाइट इन वाटर, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर है, अगर एक रेड लाइट की बीम और एक वायलेट लाइट की बीम इंसिडेंट पे सेम एंगल पर मिल रही हो एक लाइन सरफेस ऑफ प्रिज्म में, एयर मीडियम से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन में प्रोड्यूस हो रही हो रिस्पेक्टिवली, तो कौन सा इनमें से करेक्ट है? भाई देखते ही पहचान लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इस फिगर को एग्जामाइन करना है और ऑप्शन करेक्ट टिक करना है। हर एक स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है। डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं भाई। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉनकेव मिरर है, बीच में फोकस है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फोकल लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की, और जो इमेज प्रोड्यूस होगी वो मैग्निफिकेशन -1 प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एयर से ग्लास पॉइंट पे ओ पे हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब पे कितना होगा? भाई 0 डिग्री होगा। हमने हेमी सर्कल का तो कुछ पढ़ा ही नहीं पे उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रिज्म है, नैरो बीम ऑफ राइट लाइट हर एक प्रिज्म में एंटर कर रही है अलग अलग डायरेक्शन से। जो थर्ड कलर एंटर होगा टॉप में से स्पेक्ट्रम में कॉरस्पॉन्डिंग, वो कौन सा कलर होगा? ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं हम। इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में वायलेट आएगा, वायलेट आएगा, वायलेट कलर। अब वो क्यों भाई? ऊपर से थर्ड बोला, यानी कि विब्ग्योर से, यानी कि विब्ग्योर से, VIBGYOR, ओ
ओ आर विबग्योर से, और ऊपर से बोला है ऊपर का थर्ड कलर, तो ऊपर का थर्ड कलर तो ये हुआ ना, ठीक है, तो इसका आंसर है ये। ओके नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन बी हमारा आ गया। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन बी में हम एंटर कर रहे हैं। तो आइए सेक्शन बी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन बी में बोला है कि करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि एक लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे तो कुछ एक्स नाम का एक प्रोडक्ट बनेगा, वो हमें अभी पता नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। CO2 रिलीज होगी, लेकिन जब हम उसमें वाटर में लेंगे तो स्लेक लाइम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि विच ऑफ द टाइप रिएक्शन इज अकरिंग इन द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। भाई सिंपल सी बात है, पहली रिएक्शन में ही गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और दूसरी में तो अपना आप ही हो जानी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये ग्राफ दे रखे हैं, इसमें बताने की कौन सी ईयर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। ग्राफ को स्टडी कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन शो कर रहा है ये डायग्राम। रीजन क्या है? मैग्नीशियम का टेस्ट ट्यूब बी के अंदर अलग बिहेव करना। थोड़ा डायग्राम आपको पास से दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए, ए वाले में क्या हो रहा है, जिंक और डाइल्यूट HCl है, बी वाले में मैग्नीशियम और डाइल्यूट HCl है, सी वाले में फेरस और डाइल्यूट HCl है, और डी वाले में कॉपर और डाइल्यूट HCl है। तो बोला जा रहा है कि बी वाले टेस्ट ट्यूब में असल में हो क्या रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम जो होगा वो HCl के डाइल्यूट HCl के साथ रिलीज करके H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि उसे ऊपर फ्लोट करने में मदद करेगी, और इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी है। नेक्स्ट ये टेबल शो कर रही है, 4 सब्सटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमें आयनिक कंपाउंड फाइंड आउट करना है इस फॉलोइंग टेबल में से। भाई देख लेते हैं टेबल में से, ए में ये है, बी में ये है, बी में ये है। अच्छा, इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी दे रखी है, सॉलिड लिक्विड एक्वस और मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बी और सी में ये सही लिखा है। आगे, विनय ने अपनी वाइट शर्ट के ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर एक कड़ी का दाग लग गया था, जो थोड़ी देर बाद रेडिश ब्राउन कलर का हो गया जब उसे साबुन से साफ किया गया, लेकिन वो फिर से येलो हो गया जब शर्ट को धोकर पानी में धोकर वापस नॉर्मल सुखा दिया गया। तो क्या रीजन उसने ऑब्जर्व किया? सोप एसिडिक इन नेचर है, सोप बेसिक इन नेचर है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि रेडिश टिंज बेसिस देती है, टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड में रेडिश टिंज देती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। सोप बेसिक इन नेचर भी है और नेचुरल इंडिकेटर है और बेस में ऐसा कलर देती है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो? इनमें से कौन सा ऐसा सेटअप है जो कि बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेगा? भाई इसका सिंपल सादा सीधा सा आंसर है, इसका है ऑप्शन नंबर इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए फोर्थ में क्या हो रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है, स्विच है, बीकर है, नेल है, लाइमस्टोन है और लाइम वाटर है, रबर कॉक है, आसानी से कंडक्टिविटी होगी। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में डाइल्यूट HCl है, रबर कॉक है, नेल, बीकर, स्विच, बल्ब, 6 वोल्ट बैटरी है, तो सब चीज़ है, तो इसका भी आंसर सही है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 to 35, जिसमें असर्शन रीजन है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं। फ्रेश मिल्क इन विच असर्शन क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा में फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है और फिर उसे दही बनने में काफ़ी टाइम लगता है। बेकिंग सोडा जो होती है वो फ्रेश मिल्क के pH वैल्यू को 6 से भी नीचे ले जाती है। क्या ये सही है क्या? देखो, असर्शन को अलग करो, रीजन को अलग करो। क्या रीजन असर्शन से मेल खा रहा है या फिर असर्शन रीजन से मेल खा रहा है या दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं? भाई इसका आंसर है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है।
क्यों? बेकिंग सोडा 6 से थोड़ी ना पीएच वैल्यू डिक्रीज कर देता है, एसिड ही थोड़ी ना बनाना है, मैं न्यूट्रल बेसिक में रखना है उससे थोड़ा बहुत, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। असर्शन का कह रहा है वेजिटेबल मैटर को कंपोज में डिकम्पोजिशन होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करती है सिंपलर प्रोडक्ट्स में। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जो वेजिटेबल मैटर का कंपोज होता है डिकम्पोजिशन वो एंडोथर्मिक नहीं होता, वो होता है एक्सोथर्मिक। तो असर्शन तो हो गया गलत और रीजन हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, रेजिन्स और गम्स जो होते हैं ओल्ड जाइलम टिश्यू में स्टोर होते हैं। हाँ जी, स्टोर तो होते हैं। रेजिन्स और गम वाटर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। अरे ये गलत है, क्यों भाई? असर्शन तो सही है, ये देखिए रीजन गलत है। अब रीजन क्यों गलत है भाई? हमने पढ़ा है कि रेजिन्स और गम्स तो एक्सक्रीट पार्ट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं प्लांट से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। नेक्स्ट बोल रहे हैं स्काई जो होता है डे टाइम में ब्लू होता है और व्हाइट लाइट कंपोज होती है 7 कलर्स की। ठीक है, अब दोनों ही अलग अलग बात कह रहे हैं लेकिन दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो टेबल है ये कुछ एलिमेंट्स का रिएक्शन शो कर रही है एसिड और बेस के साथ जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और डी, ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में ब्लड जो है वो हार्ट से सिर्फ एक बार फ्लो होता है बॉडी के एक साइकिल पैसेज में। भाई हमने पढ़ा है हमारे चैप्टर में कि मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि शार्क, डॉगफिश और स्टिंगरे, इनमें ज़्यादातर ऐसा होता है। कॉमन क्या है? ब्लड वेसल्स जो कि एल्वेले के चारों तरफ होती है और नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस में, ऐसा कॉमन क्या है उनके बीच में? एक्सटेंसिव नेटवर्क क्या किस चीज़ का है? भाई हमने पढ़ा है कि जो पतली पतली कैपिलरीज होती है उनमें बहुत सारा ब्लड होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन का अलग ही प्रोसेस यूज करते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट के एक्सक्रीशन में नहीं आएगा? भाई दिमाग हो तो पहचान लेना कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स। भाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस को वो फिल्टर कैसे करेंगे? उनके अंदर कोई नेफ्रॉन स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, तो ये गलत है। अगर पावर ऑफ लेंस -4 डिएप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्केव लेंस होगा फोकल लेंथ का -25 सेंटीमीटर। रेज सन से आ रही है 15 सेंटीमीटर की पॉइंट पर कॉन्केव मिरर से, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा जहाँ पे इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल दिखे? इसका आंसर है ऑब्जेक्ट नंबर ए, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फूड मटेरियल ब्रोक करता है बॉडी के बाहर फिर एब्जॉर्ब करता है? तो इसका आंसर है मशरूम, यीस्ट और ब्रेड मोल्ड, ये करते हैं ये काम। नेक्स्ट एक पर्सन के अंदर ट्यूबल पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो फंक्शनिंग नहीं होता, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे यूरिन फॉर्मेशन में? यहाँ पे लिखा है कि अगर एक पर्सन के अंदर नेफ्रॉन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है यूरिन जो है ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। अगर रियल इमेज कैंडल फ्लेम पर फॉर्म हो रही है लेंस में 3 गुना फ्लेम के साइज से ज़्यादा, तो डिस्टेंस जो है लेंस और इमेज के बीच में इतना है, तो डिस्टेंस क्या होगा कैंडल का जो कि लेंस से प्लेस्ड होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, -80/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक डायग्राम दे रखा है, नालिनी ने इन चीज़ों को कंक्लूड किया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2nd, 4th एंड 3rd। क्या है देख लो, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो सेम पाथ पे ट्रेवल हो जाएगी इंसिडेंटली लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसा बन रहा है। इमेज ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होगा और कॉन्केव मिरर होगा और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गई। ये दे रखा है मीडिया 1, 2, 3, 4 अलग अलग ग्लास स्लैब से बेंड होती चली जा रही है नॉर्मल से, पहले नॉर्मल की तरफ हुई फिर नॉर्मल से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। अब डायग्राम में लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम के थ्रू ट्रैवल हो रहा है।
साइंटिस्ट के द्वारा नोटिस किया गया कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4, बट एंगल 2 और एंगल 1 ऐसे नहीं होते। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मीडियम 1 और 3 एसेंशियली सेम मीडियम होंगे, लेकिन मीडियम 2 जो होगा वो डेंसर होगा 1 से। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा फ्लिंट ग्लास का इतना है, अल्कोहल का इतना है रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल कितना होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 1.21 1.21 इसका आंसर होगा। ये डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरह से। अबव लेंस जो है फोकल लेंथ का 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मिलीमीटर है, डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर पोल से दूरी पर रखा गया, हाइट फाइंड आउट करनी है इमेज की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 mm। नेक्स्ट है केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने फ्यू एलिमेंट्स टेस्ट किए अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, वो यहाँ मेंशन कर दिया। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो कि कंपनी ने यूज करने से डिस्कार्ड कर दिया, मना कर दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा XYZ। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 3C आ गया हमारा। केस बेस दे रखा है, ये कुछ टेबल्स दे रखी हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टेबल में कंपाउंड है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है CaCO3। इसका आंसर है क्योंकि इसमें जो हमारा ऊपर वाला क्या देखा है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए होगा क्योंकि CaCO3 है। अब CaCO3 में देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में हमें पता है कि CO2 रिलीज होगी, हमने इसका टेस्ट देखा है चैप्टर नंबर 1 में, तो इसलिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट कितने ग्राम प्रेजेंट होगा इतने सॉलिड में, इवेपोरेटेड और सी में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है सोडियम क्लोराइड के, उसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है। पीएच ऑफ एसिड कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए पीएच कितना जरूरी है? तो इसका पीएच जरूरी है बिटवीन 1 to 8। नेक्स्ट केस बेस आ गया हमारा बायो का केस बेस। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो आपकी एक्टिविटी 6.2। इसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो ये प्रूव कर रहा है कि कौन सा ऐसा एसेंशियली रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट ही है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब। KOH का फंक्शन क्या होता है कि क्या चीज वो एब्जॉर्ब करता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही एब्जॉर्ब करता है। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्ट रिजल्ट है आईडी टेस्ट का जो कि परफॉर्म हो रहा है लीफ पे, प्लांट X और Y पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्टेन ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट X। नेक्स्ट ऐसा कौन सा स्टेप इनमें से है जो कि एयर टाइट अपैरेटस टू एयर टाइट होगा? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इनमें से अपैरेटस होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है। और नेक्स्ट केस बेस आ गया हमारा कौन सा, चैप्टर लाइट से। व्हाट वुड बी द एक्स शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रिंग्स बिहेव लाइक दिस? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। नेक्स्ट में हमें पूछा है कि उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों रेस को मेजर किया 48.6 डिग्री। उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है मटेरियल एक्स का बॉक्स के अंदर कितना है 1.5, तो अप्रोक्सीमेटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? और इसने कहा कि साइन को आपको इतनी वैल्यू लेके चलनी है। ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर कर देना है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। यही करना है हमें, राइट? तो जब हम इसे सोल्यूशन करेंगे इसका, तो इसका आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके फ्रेंड ने ये ऑब्जर्वेशन नोटिस किए और लिखा, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो इनमें से करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर इनसाइड है और जो मटेरियल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने से कम का बना है, तो वो कैसा है? तो वो लेटरल शिफ्टेड होगा, रेशियो और कम। ठीक है। अब ये कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है 6 कैंडिडेट्स के, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से गैस निकलती है जब जिंक ग्रैन्यूल से रिएक्ट होता है। अभी हमने किया था, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, रिएक्शन हमने अभी की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन।
नेक्स्ट ये बोल रहे हैं मेटल एक्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ तो मेटल सॉर्ट ऑफ गैस बनाता है, आइडेंटिफाई एक्स। अभी हमने इसका आंसर किया था बच्चे, इसका आंसर है जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एक्सेस एसिड मिल जाता है तो सॉल्ट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं, नेचर कैसा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके, डोंट वरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट करेक्ट एग्जाम हमें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोल रहा है करेक्ट मैच इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट मैच इनमें से हमारा है डी वाला। फिर व्हाट हैपन्स, तो इसका आंसर है बी वाला। फिर वही सेम क्वेश्चंस आ रहे, डोंट नीड टू वरी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने पहले सॉल्व कर लिए, ये वही आ रहे हैं, तो इन्हें कराने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने कर लिए हैं, राइट, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आपका रेफरेंस सॉल्यूशंस, आपके जो सॉल्यूशंस थे सैम्पल पेपर क्लास 10th साइंस के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो and don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for latest notifications from my channel. Till then, thank you very much, stay tuned and कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं डेली अब सैम्पल पेपर क्वेश्चंस पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम एडुकार्ड की बुक्स सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।